नमस्कार। अभी तक हमने जो देखा है वो है किस तरह से आपका खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हुआ और खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गए उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमने क्वेश्चंस भी देखे ढेर सारे इसके पिछले वाली स्लाइड्स के अंदर। अब देखिएगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि फरवरी 1922 के अंदर खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होता है और उसी के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट मार्च 1922 के आसपास आते आते गांधी को जेल के अंदर भेज दिया जाता है और गांधी बोलता है कि ब्रेक के बाद मिलता हूँ, थोड़े समय के बाद आपके साथ होगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कोई लीडर खत्म हो जाएगा या लीडरशिप वैक्यूम होगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपके सेकेंड टायर के लीडर्स बहुत हुआ करते थे। बट ये ऐसी हालत थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर कि ये लोग किस तरह से मूवमेंट को आगे कंसीव करना, आगे लेके जाना, उसके लिए ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। ओके, सो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे आपके यहाँ पे, उनको एक तो पहले तो सदमा लग गया। क्यों सदमा लगा कि यार आपने इतना अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको स्टॉप कर दिया। ओके, तो दे इशूड दे वेरी मच सरप्राइज बाय दिस कि ये स्टैंड क्यों लिया गांधी जी ने। सेकेंडली यहाँ पे कांग्रेस जो एक संगठन के तौर के ऊपर मजबूत हो रहा था 1919 के आसपास से, वो 1922 तक आते आते पूरा का पूरा 3D की तरफ चला जाता है। 3D मतलब जैसे है ना डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड हम लोग बोलते रहते हैं आज की तारीख के अंदर। तो उस टाइम के अंदर कांग्रेस जो सिचुएशन के अंदर था उसे बोला जाता था डिसइंटीग्रेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डीमोरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि संगठन के तौर के ऊपर कांग्रेस अभी वीक हो गया था। वीक इसके कारण क्योंकि एक ग्रुप जो था वो बोल रहा था कि गांधी जी ने सही किया है, दूसरा ग्रुप बोल रहा था कि गांधी जी ने गलत किया। सेकेंडली गांधी जी खुद ही नहीं रहे हैं अभी इनको नेतृत्व देने के लिए। तो होता है ना कि आपका अगर कोई लीडर नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपकी जो सेकंड रैंक्स होगी, आपके कोई भी आप आर्मी के अंदर देख लीजिएगा, डिफेंस सर्विसेज के अंदर देख लीजिएगा, इवन सिविल सर्विसेज के अंदर भी मतलब होता है कि एक नेता जैसा होता है जिसके ऊपर बेस बना के पूरा का पूरा चीज़ों को आगे कंटिन्यू कराया जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाती है और इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी सरप्राइज होगी। सेकेंडली जब धीरे धीरे जब ये लोग इससे थोड़ा रिकवर करते हैं तो रिकवरी के दौरान ही आपको देखने को मिलता है कि फिर से कांग्रेस के अंदर आइडियोलॉजीज क्लैश होगी। अब देखिएगा कि 1915 से, इनफैक्ट 1915 से जब से बापू आए हैं एंड राइट फ्रॉम 1915 टिल 1922 विल सी कि जहाँ जहाँ गांधीयन मूवमेंट चला है वहाँ पे उन्होंने सबको बांध के रखा था। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान था और उसी की ही आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करते लोग पूरा का पूरा मूवमेंट को आगे लेके गए। बट यहाँ पे हमको जानने को मिलता है कि बापू खुद रहे नहीं है और इसी के कारण यहाँ आपको देखने को मिलता है कि दो ग्रुप्स फिर से अपनी विचारधाराओं को लेकर टकराएंगे। सेकेंडली फिर से मैंने आपको एक चीज़ बताना, क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे जब लीडरशिप वैक्यूम होता है तो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कैसे किया जाए, एनर्जी को चैनलाइज कैसे करोगे, ये चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी को लेके मुद्दा उठ रहा था। और बहुत सारे यूथ, इनको लग रहा था कि गांधीयन वे ऑफ लाइफ या गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्टिंग विल नॉट गिव यू इंडिपेंडेंस, और इसी के कारण आपके यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसे बहुत सारी किताबों के अंदर रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की तरह उपयोग किया गया है, वो शब्द का उपयोग किया है, उसी का ही उद्भव देखने को मिलेगा। ओके, अल्टीमेट वही था, द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज or the revolutionary activities or the any kind of differences evolved due to what? The important reason was this only कि यहाँ पे leadership vacuum की तरह जा रहे थे। अब देखिए कि clash of ideologies कैसी हो रही है कांग्रेस के अंदर। जैसे clash of ideologies अगर आप पिछले क्लासेस को याद करिएगा तो clash of ideologies कैसी हो रही थी, जैसे आपके यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन के अंदर भी हमने देखा ना क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हो रही थी। एक साइड पे मॉडरेट थे, दूसरी साइड के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट थे। एक बोलेंगे कि बंगाल के बाहर आंदोलन को लेके जाओ, एक बोलेगा कि बंगाल के अंदर लेके जाओ। उसी तरह की दो ग्रुप्स उभर के आ रहे थे कांग्रेस के अंदर। अब देखिएगा कि कांग्रेस एसेंशियली एक छतरी की तरह है, इट्स अ बिग अम्ब्रेला, जहाँ पे बहुत सारी आइडियोलॉजीज एक दूसरे के साथ पनपती थी और सिंक्रोनस वे के अंदर चलाने की कोशिश किया करते थे। ओके, तो जो भी आता था ना उसको बोलते थे कि चल आजा बेटा, तू भी कांग्रेस के फोल्ड के अंदर आ जा। तो इस तरह का पूरा मूवमेंट कांग्रेस को जो असेंबली की तरह कंसीव किया गया था, अगर आप पिछली क्लास को याद करोगे तो कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी। ओके, सो इंपॉर्टेंट यही था कि दो ग्रुप्स उभर के आ रहे थे। एक ग्रुप ने बताया कि हमको हमारा जो बॉयकॉट का, जो प्रोटेस्ट का जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, जो सिस्टम
राइट फ्रॉम 1919 से नॉन खिलाफत और नॉन कॉपरेशन से हमने शुरू किया था रॉलेट के बाद, इनफैक्ट उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, दूसरा ग्रुप जो था जिसे बोला जाता है कि खास करके ये ऐसा ग्रुप था जो बोल रहा था कि वी शुड बॉयकॉट, वी शुड एंड दिस बॉयकॉट। हमको ये जो बॉयकॉट वाला जो सिस्टम है 3-4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एंड वी शुड एंड दिस बॉयकॉट एंड वी शुड एंटर द काउंसिल्स। तो ये जो ग्रुप था जो बॉयकॉट को एसेंशियली एंड करने के लिए बात कर रहा था, उनको बोला गया है प्रो चेंजर्स, क्योंकि ये लोग चेंज के लिए बहुत सारे प्रयत्नशील थे। ओके, तो प्रो चेंज वाले लोग थे जिनको बहुत सारा चेंज करना था, और इसी के लिए इनको बोला जाता है स्वराजिस्ट। दूसरा जो ग्रुप था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दे वांटेड टू कंटिन्यू विद द बॉयकॉट प्रोसेस, और उनको लग रहा था कि कुछ भी हो जाए तो बॉयकॉट कंटिन्यू करते रहो, और साथों साथ आपका जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है लोगों के अंदर, आपकी जो संगठन की स्ट्रेंथ किस तरह से आगे बढ़ानी है उसको लेकर चले जाओ, और इनको बोला गया है नो चेंजेस। और यहाँ पे ही फिर से 1922 मार्च के बाद जो पूरे के पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं या उसी के बैकग्राउंड के अंदर होते हैं, वो यही कि यही क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज को लेके ही जुड़ते रहेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। प्रो चेंजर्स जिनको स्वराजिस्ट भी बोला जाता है, और ने चेंजर्स जो कांग्रेस के अंदर एक दूसरे के साथ फिर से टग ऑफ वॉर के अंदर जुड़े हुए थे, जैसे एक थे ना मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, उसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो द स्वराजिस्ट लीडर्स, खास करके उनके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, कौन कौन था जो स्वराज के साथ जुड़ा हुआ था या स्वराजिस्ट बोला जाता था। ओके, CR दास, मोतीलाल नेहरू, और तीसरे थे आपके अजमल खान। ओके, तो ये जो पहला फोटो है वो CR दास का है, चितरंजन दास, एंड द सेकंड वन इज मोतीलाल नेहरू। ओके, तो इनका मानना यही था दैट वी शुड एंड द बॉयकॉट टू द काउंसिल्स, और हमको काउंसिल के अंदर भाग लेना चाहिए। और काउंसिल्स के अंदर की जो वीकनेसेस है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, काउंसिल तो बना दी, जैसे राइट फ्रॉम 1885 अगर आप देखोगे कि जब से कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, दैट द इंडियन रिप्रेजेंटेशन शुड बी इंक्रीज्ड इनटू दिस लेजिस्लेचर्स, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि चलो आ जाओ या बैठ जाओ, चाय समोसा वड़ा पाव खाना, वोटिंग राइट्स हम आपको नहीं देंगे। ओके, तो ये वोटिंग राइट्स ना देने वाली जो बात थी, या क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ना पूछने वाली बात थी, इसी को लेके ये मुद्दा गर्मा गर्म हो रहा था। तो ये जो स्वराजिस्ट बता रहे थे कि हम लोग ये काउंसिल्स की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और लोगों की तरफ लेके जाएंगे कि भाई साहब इन्होंने है ना हमको खाली गाजर की तहत ये पूरा का पूरा चीजें डेवलप की है। सेकेंडली, वी कैन ऑल्सो यूज दिस काउंसिल एज एन अरेना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल टू अराउज अ पॉपुलर एंथुसियाज्म अमंग द पीपल। सो इनका मानना यही था टू एंड और टू मेंड द काउंसिल्स, या काउंसिल्स का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज कर दो, मैंडेट, या काउंसिल्स का जो उपयोग है उसको खत्म कर दो। तो इनका मानना यही था कि कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पे काउंसिल के रास्ते से बड़ी बड़ी स्पीचेस देंगे, वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट तक वहाँ पे हमारा संदेशा पहुँचे, वैसी कुछ सिस्टम डेवलप करेंगे। और इसी के तहत ये लोग ने पूरा का पूरा काउंसिल एंट्री प्रोग्राम डेवलप किया, और इसी को ही बोला जाता है स्वराजिस्ट। बोले हम लोग स्वराज लाएंगे, बट काउंसिल्स के थ्रू, विधान परिषद के अंदर हम लोग यहाँ पे भागीदारी लेंगे और उसके बाद स्वराज लाने की कोशिश करेंगे। इनका आर्ग्यूमेंट क्या था हमने ऑलरेडी बताया कि अब देखिएगा कि थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एक ग्रुप जो था जो आपके नो चेंजर्स कंटिन्यूसली यही बताते रहते थे कि आप लोग क्या करोगे यहाँ पे एंट्री लेके। तो इनका मानना यही था कि हम लोग काउंसिल्स के अंदर एंट्री तो ले रहे हैं, 1923-24 के जो इलेक्शन है उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन को भूल जाएंगे। ओके, हम लोग ये बोल रहे हैं कि भारत के लोगों का जो मोरल, जो गुस्सा है, वो काउंसिल्स के थ्रू फुलफिल करेंगे। होता है ना कि हमारा कोई आदमी कल तक हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहा था और आज DM, CM या PM बन जाए तो हमको खुशी होगी कि यार कोई बात नहीं, हमारा कोई पहचान वाला इंसान कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। ओके, सो बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव वही था कि काउंसिल्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल के एरेना के तौर के ऊपर लिया जाए और कुछ नहीं किया जाए। थर्डली, इन लोग का आर्ग्यूमेंट ये भी बहुत जायज था। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप था जो स्वराजिस्ट बोल रहा था, CR दास, अजमल खान और मोतीलाल नेहरू वाला ग्रुप, इनका मानना ये भी था कि अगर हम लोग काउंसिल्स के अंदर एंट्री नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और कोई ले लेगा। अंग्रेज तो किसी और को पिट्ठू बना के उसको चुनाव लड़ा देंगे। तो हो सकता है कि आपके एंटी नेशनल फोर्सेस उस टाइम के अंदर जो कांग्रेस के अगेंस्ट में होंगे या ब्रिटिशर्स के प्रो में होंगे,
उन लोग को वहां पे सत्ता के ऊपर बिठा दिया जाएगा और इसी के कारण ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता रहता था। ओके, तो ये जो ग्रुप था उसको स्वराजिस्ट बोला गया और उसने किस तरह की आर्ग्यूमेंट दी काउंसिल्स के अंदर एंट्री देने के लिए, उसकी हम लोग पीछे बैकग्राउंड देख रहे थे। दूसरा जो ग्रुप जिसे कहा जाता है नो चेंजर्स, जो लोग चेंज नहीं चाहते थे और इनका मानना यही था कि हम लोग को काउंसिल्स के अंदर, परिषदों के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इनके 3-4 लीडर्स से नाम याद रखिएगा, किसको नो चेंजर्स कहा गया है, किसको प्रो चेंजर्स कहा गया है। ओके, सी राजा जी, राजगोपालचारी, एम.ए. अंसारी, आपके राजेंद्र प्रसाद और साथों साथ वल्लभ भाई पटेल जैसे आदि इत्यादि लीडर्स हुआ करते थे, जो लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि हमको काउंसिल्स के अंदर प्रोग्राम अगर एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, इनका मानना यही था कि काउंसिल्स के अंदर एंट्री करो, इससे अच्छा तो हम लोग बाहर कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, थोड़ा बहुत लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करें और उनका भले के लिए अच्छा काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो दे वांटेड टू कंटिन्यू विद द बॉयकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोसेस और इसी के लिए इनको बोला गया है नो चेंजर्स। ओके, तो नो चेंजर्स का एक ग्रुप, एक प्रो चेंजर्स का ग्रुप, जैसा जैसा आप देख रहे हो वैसा वैसा ही 1907 के आसपास भी कांग्रेस के अंदर हो रहा था, वही आपको 1922-23 के अंदर भी देने को मिलेगा। नो चेंजर्स क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा था वो भी एक बार देख लेते हैं। इनका मानना यही था कि एक बार आप चले गए ना इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या विधान परिषदों के अंदर, तो आपका जो संगठन का काम है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है, लोगों तक आपकी जो पूरी की पूरी डिमांड पहुंचानी है, जो बातें पहुंचानी है ना, उसको आप भूल जाओगे। ओके, तो पहली चीज इन्होंने ये बता दी। सेकेंडली यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये लोग ये भी मानते थे कि अगर हम लोग धीरे धीरे संगठन का काम करेंगे, लोगों तक हमारा फायदा पहुंचाएंगे, बातें पहुंचाएंगे, तो आगे हो सकता है कि लोग हम लोग को फायदा कराए और हम लोग जब सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे लोग हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों की दोनों आइडियोलॉजीज थी, ये दोनों के दोनों ग्रुप से जो एक दूसरे के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे थे और इसी टग ऑफ वॉर के साथ साथ अगर आप देखोगे तो दिसंबर 1922 तक आते आते गया के अंदर एक सेशन हुआ और गया के सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब देखिएगा कि यहाँ पे ये जो स्वराजिस्ट ग्रुप जो था ना, जैसे हमने देखा ना कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, 1905 के अंदर क्या बोला था एक्सट्रीमिस्ट, बोले प्रेसिडेंट हमारा होगा। 1906 के अंदर क्या बोला था, प्रेसिडेंट हमारा होगा। 7 के अंदर एक्सट्रीमिस्ट क्या बोला था, प्रेसिडेंट हमारा होगा। कुछ नहीं हुआ, जूता पड़ गया और कांग्रेस टूट जा रही है। इसी तरह से आपके जो दिसंबर 1922 के अंदर गया, जो बिहार के अंदर जगह है, वहां पे कांग्रेस का सेशन होता है और यहाँ पे जो आपका प्रो चेंजर्स वाला जो ग्रुप है जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स, वो लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस को हमारा ये जो स्वराजी प्रोग्राम है ना, ये स्वराजी विचारधारा को मानना पड़ेगा और इसको हम लोग आगे चलाते रहते हैं। बट एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि ये जो नो चेंजर्स थे, नो चेंजर्स का क्या था कि भाई आपका ये जो स्वराजी जो पूरा का पूरा अभिगम है पार्लियामेंट्री वर्क का, वो हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मानना यही है कि कांग्रेस को अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि मोतीलाल नेहरू की ये जो पूरी की पूरी बात रखी जाती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइंस फ्रॉम द कांग्रेस। अब देखिएगा कि 1907 वाला जो फेस जो था ना, उसी की तरह से देखने को मिलेगा। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे जूता नहीं पड़ा था। बट ये अब देखिए कि जूता नहीं पड़ा था बट आइडियोलॉजी सेम थी। एक ग्रुप का प्रपोजल ठुकरा दिया जा रहा है और एक ग्रुप जिसका प्रपोजल ठुकराया गया है वो बोल रहा है कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ कांग्रेस से एंड एज अ रिजल्ट ये जो पूरी की पूरी विचारधारा थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड मोतीलाल नेहरू C.R. दास फॉर्म्स अ न्यू पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्वराज पार्टी। ओके, तो 3-4 नाम आपको पूछ देंगे, उनमें से ही आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू, अजमल खान जैसे लोग थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे। ओके, दिसंबर 1922 हम लोग गया सेशन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ साथ इन लोग ने बोल दिया कि भाई अगर आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है तो हम लोग रिजाइन कर रहे हैं, आई क्विट बोल देते हैं C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, और ये लोग कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कर देंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि फिर से यहाँ पे क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हुई। क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज होने के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई और 2 बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने त्याग पत्र दे दिए। त्याग पत्र देने का मतलब ये होता है कि डिड द कांग्रेस रिजल्टेड डिड दिस 1922 सेशन रिजल्टेड इनटू अ स्प्लिट लाइक 1907, तो नहीं होता है। 1907 के अंदर जो कांग्रेस टूटी थी उस तरह से यहाँ पे कांग्रेस फिर से टूटेगी
नहीं, दोनों की दोनों साइड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो चाहे प्रो चेंजर्स हो या नो चेंजर्स हो, दे वांटेड डिड नॉट वांट टू ब्रेक अवे, और दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ लूप के अंदर रहते थे। ओके, तो एक दूसरे के साथ बातें करते थे और इनका मानना यही था कि संगठन में ही शक्ति है, जो पुरानी गलती हो चुकी है उसको हम लोग दोहराएंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि मोतीलाल नेहरू बताते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद से कि यार मुझे आपसे आज बात करनी है। राजेंद्र प्रसाद भी बोलते हैं, साथों साथ गांधी जो यहाँ पे जेल के अंदर थे उनके साथ भी बोला जाता है कि आप मुझे लूप के अंदर रखिएगा, किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। ओके, तो इन तीनों की ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल बनता है, वो ट्राइंगल के थ्रू ये इनका पूरा का पूरा लूप प्रोसेस चलता रहता था, ये चैनल चलता रहता था, और चैनल के थ्रू इन्होंने देखा है कि यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन ना हो जाए, जो 1907 के अंदर हुआ था। ओके, अब देखिएगा कि अभी तक हमने जो देखा है वो है मार्च 1922 का समय, गांधी जी जेल के अंदर थे, साथों साथ हमने देखा कि लीडरशिप वैक्यूम हो रहा था और आइडियोलॉजीज उभर के आ रही थी बहुत सारी। वही आइडियोलॉजीज के अंदर तक हमने देखा कि प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, दो ग्रुप जो थे एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली फाइट कर रहे थे। ओके, और इसी के बीच में एक बिजली कड़क जाती है दिसंबर 1922 का, जो आपका गया का सेशन होता है, और स्वराजिस का जो प्रपोजल था उसको डिफीट कर देते हैं। सेकेंडली इसके बाद ये लोग अपना नया पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अब देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि सितंबर 1923 तक आते आते ये जो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और ये कॉम्प्रोमाइज के तहत ये चीज बोली जाएगी कि दैट द स्वराजिस्ट विल बी अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस विदिन एज अ ग्रुप विदिन अ कांग्रेस। ये स्वराज पार्टी वाले जितने भी लोग हैं उनको कांग्रेस के अंदर संभाल लिया जाएगा पहले तो। क्यों? क्योंकि ये लोग पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते थे, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि इन लोग का मानना ये था कि भाई कांग्रेस के अंदर रह के ही जितना हम लोग पॉलिटिकल वर्क करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो स्वराजिस्ट को तुरंत बोल दिया जाता है कि आपको कांग्रेस का ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो नो चेंजर्स थे, जो कांग्रेस की मेन लीडरशिप को गाइड कर रहे थे, इन्होंने भी स्वराजिस्ट को बोल दिया कि अगर आपको कांग्रेस के अंदर रह के काम करना है तो हमको कोई ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्शन नहीं है। सेकेंडली हम लोग को ये भी देखना है कि ये जब स्वराजिस्ट मूवमेंट चल रहा था तो गांधी जी का ऑब्जेक्टिव या गांधी जी का किस तरह के एटीट्यूड था ये स्वराजिस्ट को लेके। वॉज गांधी अगेंस्ट देम, वॉज गांधी इन फेवर ऑफ दिस पीपल, या किस तरह की गांधी जी की पूरी डाइकोटोमी चलती थी। अब देखिएगा कि अगर गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एम के गांधी, ओके, और उसमें पूछ दिया कि गांधी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द स्वराजिस्ट, गांधी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द काउंसिल एंट्री प्रोग्राम, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि गांधी जी इनिशियली हर एक कोई चीज के लिए मना करते थे। अगर आप 1937 की हम लोग बात करेंगे तो 1937 के अंदर जब आपको प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज फॉर्म करनी थी तो उसमें भी गांधी ने मना किए। फिर लेटर ऑन उनको रिकंसिलिएट करा के उनको थोड़ा बहुत स्पेसिफाई करा दिया कि बापू मान जाओ, अब इतना क्या भाव खा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहता है, इंपॉर्टेंट यही है कि इनिशियली गांधी वुड ऑलवेज निगेट द आइडिया ऑफ एंटरिंग द काउंसिल्स, फिर लेटर ऑन वो धीरे धीरे ग्रेजुअल करके वो मना देते हैं, क्योंकि वो है ना कि घर के बुजुर्ग होते हैं तो उनका थोड़ा आपको रखना पड़ता है, उनका जो स्टेटस है। तो उसी तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी था। ओके, सो इनिशियली एम के गांधी वाज अपोज टू दिस काउंसिल एंट्री प्रोग्राम एंड द स्वराजिस्ट प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री, बट लेटर ऑन उनको समझाया गया है कि एक बार ये कांग्रेस का ग्रुप है और इसके अंदर ही काम करेगा, आप चिंता मत करो, ये कांग्रेस की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेगा, और इसके लिए ये लोग थोड़ा बहुत मान जाते हैं। ओके, सो वी अप टिल नाउ वी हैव सीन दी दिसंबर 1922 ऑफ गया सेशन, जहां कांग्रेस के जो दो ग्रुप स्वराजिस्ट और जो नो चेंजर्स थे उनके बीच में बंटवारा हो रहा था, बट बंटवारा ज़्यादा चलता नहीं है। सितंबर 1923 के आते आते इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और ये लोग एक ही कांग्रेस का ही एक सब ग्रुप बन के एक पार्टी की तरह कंटेस्ट करने लगे थे। ओके, और फाइनली नवंबर 1923 के अंदर यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और वो इलेक्शंस के अंदर जिसके लिए ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी चलती है, नवंबर 1923 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपके जो स्वराजी थे, जो अच्छी खासी दमखम के साथ अपने चुनाव के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड दे विन ऑलमोस्ट 42 सीट्स आउट ऑफ 141 इलेक्टेड सीट्स। ओके, साथों साथ यहाँ पे आपकी जो सेंट्रल प्रोविंसेस थी वहाँ पे भी ये लोग मेजोरिटी के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से ही आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता रहता है, वो है स्वराजिस्ट का किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। अब देखिएगा कि हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे कि कौन से स्वराजी ने किस तरह से काम किया, पर अगर कहीं से क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब योर एनालाइज द रोल ऑफ द स्वराजिस्ट
ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो स्वराजियों ने किस तरह से काम किया और किस तरह से काम नहीं किया उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव्स देखेंगे और साथों साथ नेगेटिव देखने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव्स क्या क्या हुए इनके स्वराजिस्ट के, अब देखिएगा कि स्वराजिस्ट 1923 से ही सत्ता के ऊपर आ जाते हैं, मतलब 1924 इनफैक्ट जब से शुरुआत हुई तब से ही आए। ओके, तो इन्होंने कौन से अच्छे काम किए जब स्वराज मूवमेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर चल रहा था। ओके, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की, वो था भारत के अंदर जो पॉलिटिकल वैक्यूम उभर के आ रहा था ना, उसको अच्छी तरह से फिल किया। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द स्वराज पार्टी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत के अंदर कैसा था, क्यों गांधी जेल के अंदर थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने ओरिएंटेशन भूल गए हैं, साथों साथ इंडिया का जो नेशनलिस्ट फोर्सेस, जो ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट फोर्सेस रही है राइट फ्रॉम 1885, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था ब्रिटिश आपकी काउंसिल्स के अंदर, और उसी के दौरान ये लोग आते हैं और पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल कराते हैं। क्यों? क्योंकि कैसा है, क्यों कंस्ट्रक्टिव वर्क आप करते रहोगे तो सरकार आपको दबा देगी, बोले चलो यहाँ से निकलो, आपने ये कानून तोड़ा है, वो कानून तोड़ा है। बट दिस गाइज वर सिटिंग एट द लेजिस्लेचर्स, तो ये लोग है ना रोज न्यूज व्यूज के अंदर चमकते रहते हैं, तो इसके कारण लोगों को लगता है कि भाई हमारा कोई है जो वहाँ पे काउंसिल्स के अंदर बैठा है और हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए। ओके, साथों साथ यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 1925 के आसपास यहाँ पे आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अध्यक्ष के तौर के ऊपर विठल भाई पटेल की ऑफिशियल उनको वो सीट के ऊपर बिठाया जाता है। ओके, तो आपकी जो स्पीकर की जो पोस्ट है राइट, जैसे आज की तारीख में आपकी महाजन मैडम है, उसी तरह से आपको देखने को मिला सुमित्रा महाजन, तो उसी तरह से 1925 के अंदर जो स्पीकर की पोस्ट थी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम विच वाज अलॉटेड टू इंडियन, उनका नाम था विठल भाई पटेल। ओके, तो ही वाज अ वेरी स्टॉलवर्ट लीडर एट दैट टाइम। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर भी हुआ करते थे, और एज यूजुअल इनका भी स्पीकर का काम था, तो ये क्या बोलते थे, शांत बैठिए, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, तो ये पूरा का पूरा इनका ऑब्जेक्टिव चलता रहता था। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये लोग ने बड़ी बड़ी स्पीचेस दी है, इतना अच्छा काम किया है कि स्पीचेस देके सरकार को अच्छी तरह से उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, बोले सरकार ये नहीं करनी, सरकार बोर नहीं करनी, और इसके ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड कराया इन्होंने। इंपॉर्टेंट काम यही था इनका कि आप मतलब इनका ये जो पूरा का पूरा मेन जो ऑब्जेक्टिव था स्वराजेश का, इन्होंने अच्छी तरह से प्रेशर बिल्ड कराया है और सरकार को बोला है कि आप ये सब चीजें हमारे लिए कर दो। एट टाइम्स बहुत सारे लेजिस्लेचर्स से वो लेजिस्लेचर्स को भी इन्होंने यहाँ पे सरकार को आउटवोट कर दिया। जैसे एक लेजिस्लेशन आया था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, एक बिल लेके आई सरकार, वो बिल के अंदर ये बोला गया था कि आपके जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, जो इंडियंस को इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग डिपोर्ट कर देंगे। ओके, तो एसेंशियली ये अब देखिएगा कि ये 1928 के आसपास ये बिल आता है। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं आपको पब्लिक सेफ्टी बिल का कि इसके अंदर क्या इशू चल रहा था। अब ये पब्लिक सेफ्टी बिल जो है ये 1928 के अंदर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, और अब 1900 ऑलमोस्ट राइट फ्रॉम 1920 से लेके 1930s का जो टाइम है उसको पीक टाइम बोला जाता है इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। साथों साथ ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो बढ़ी उसके पीछे का कारण जो था वो था आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और ये कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अगर आप याद करोगे 1917 के बाद से यूरोप के अंदर बहुत तेजी से फैल रही थी। सो देयर वर मेनी फॉरेनर्स, 1917 मतलब रशिया के अंदर जो क्रांति हो गई यूएसएसआर के अंदर, बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हम लोग जिसे कहते हैं, एंड पोस्ट दिस आइडियोलॉजी ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी, और बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे यूरोपियंस, उनको लग रहा था कि ये जो इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज है, खुद के ही कंट्री को इंपीरियलिस्टिक बोलना इनडायरेक्टली, और दे वांटेड टू हेल्प दिस स्लेव कंट्रीज। ओके, तो बहुत सारे गुलामी देश थे, उनको ये लोग मदद करने आए थे, उनको जो कॉलोनीज थे उनको मदद कर रहे थे, और इसी के चक्कर में बहुत सारे फॉरेनर्स खास करके यूरोपियंस थे, बहुत सारे इंग्लिशमैन थे जो इंडिया के अंदर आया करते थे, और ये लोग क्या ऑब्जेक्टिव रहता था कि ये भारत के अंदर जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, तो सरकार यहाँ पे एक बिल लेके आती है जिसका नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल, और पब्लिक सेफ्टी बिल को जब इसके ड्राफ्ट को रखा गया है तो ये बिल को ही पूरा का पूरा इन्होंने आउटवोट कर दिया, क्योंकि ये लोग वहाँ पे अच्छी खासी मेजोरिटी के अंदर थे और सरकार के लिए बहुत बड़ी किरकिरी चीज हो जाती है। ओके, साथों साथ अब हम लोग थोड़े बहुत नेगेटिव्स देख लेते हैं, 3-4 हमने पॉजिटिव्स तो देखे हैं, नेगेटिव स्वराजिस्ट ने अंदर किस तरह से काम किया। अब देखिएगा कि नेगेटिव के अंदर इनके साथ एक ही चीज सबसे ज्यादा मैटर कर रही थी, वो है इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन।
क्योंकि कैसा है कि सबको नेता बनना है, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप बात बात के ऊपर धरना करते रहोगे, बोले असेंबली नहीं चलने दोगे, असेंबली नहीं चलने देंगे, बट इंपॉर्टेंट यही थी कि इसकी भी लिमिटेशन होती है ना। सरकार एक हद के बाद आपको सस्पेंड कर देगी और अपनी जो भी लेजिस्लेशन है उसको आराम से कंटिन्यू करा पाएगी। थर्डली, इनके लिए ये भी बोला जाता है आपके जितने भी स्वराजिस्ट थे कि ये लोग ज्यादातर अपने जो ऑफिस के हुए ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप जिसे बोल दो, या कुछ तरह से उनको जो भी थोड़ा बहुत ऑफिशियल चीजें मिलने लगी, रेसिडेंस मिलने लग गया, थोड़ी बहुत उनको पावर मिल रहा था, वो पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए बोलते हैं ना कि पावर करप्ट वाली जो बात है वो थोड़ा बहुत इनके अंदर भी चली जाती है, तो ये इनके लिए नेगेटिव चीज हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए कि स्वराजिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। राइट फ्रॉम 1923 हमने देखा कि किस तरह से इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कहाँ कहाँ कौन सी चीजें आगे होती है। ओके, अब देखना हमको ये है कि स्वराजी मूवमेंट अगर इतना अच्छा चल रहा था कि ऐसा क्या कारण हो गया तो ये खत्म हो गया। वाई डिड द मूवमेंट एंड, ये क्यों खत्म हो गया, वाई डिड दिस मूवमेंट केम टू एन एंड। ऐसी कौन सी घटना हो गई, जैसे हमने 1918 के अंदर देखा ना कि होम रूल के अंदर क्या हो रहा है, या गांधीयन फेज के पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे भी गांधी नहीं थे तो आपको देखने को मिलेगा कि आंदोलन खत्म हो रहा है। सबसे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। 1924 से ही इसका ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो स्वराजिस्ट प्रोग्राम था वो 1924 से ही वीक होना शुरू हो जाता है। फंडामेंटल रीजन क्या था कि स्वराजिस्ट के अंदर से ही आइडियोलॉजिकल क्लैशेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि स्वराजिस्ट के अंदर इनका डिवीजन हो गया। एक ग्रुप बोल रहा था कि असेंबली नहीं चलने देंगे, ये नो फलाना फलाना, ये फलानी चीजें, बड़ी बड़ी बातें। बट यहाँ पे दो ग्रुप्स उभर के आ रहे थे स्वराजिस्ट के अंदर, जिसको बोला जाता है, एक को रिस्पॉन्सिविस्ट और दूसरे को बोला जाता है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। एक रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप और दूसरा नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, और इनके बीच में आइडियोलॉजिकल टसल हो गई। अब देखिएगा कि जब जब यहाँ पे आपके बीच में आइडियोलॉजिकल टसल होगी, आइडियोलॉजिकल क्लैश होगा, तो आपका ग्रुप ओवरऑल जो पार्टी की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे भी स्वराजिस्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा 1925 के आसपास तक आते आते आपके जो लीडर थे CR दास, उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर से स्वराज पार्टी के अंदर ही लीडरशिप वैक्यूम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे हमने देखा गांधीयन फेज के अंदर कि गांधी नहीं थे तो लीडरशिप वैक्यूम हो गई, सब लोग कंफ्यूज हो गए। CR दास का मृत्यु हो जाता है जून 1925 तक आते आते, कि जो पर्सन ने ये पूरा का पूरा आइडिया कंसीव किया था वो खुद ही नहीं रहा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि स्वराजिस्ट प्रोग्राम आपका धीरे 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 वीक हो रहा है। ओके, सो व्हाई डिड द काउंसिल एंट्री प्रोग्राम फिजल्ड आउट? मैंने आपको बताया कि 1924 तक आते आते आपके स्वराजिस्ट की पोजीशन वो वीक हो गई थी। स्वराज पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो वीक हो रहा था। उसके पीछे का कारण क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए, और दंगों को रोकने में ये पूरी की पूरी पार्टी जो थी वो नाकाम रहती है। लीडरशिप वैक्यूम हमने ऑलरेडी देख लिया है किस तरह से CR दास का मृत्यु होता है, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि यहाँ पे लीडरशिप वैक्यूम रहा। तीसरा हमको इंपॉर्टेंट चीज यही जाननी है कि इनके बीच में एक ग्रुप उभर के आ रहा था जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट, और दूसरा जो ग्रुप था जिसे कहा जाता है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। जैसे कांग्रेस के अंदर था ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, फिर एक और ग्रुप आया प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस। अभी ये प्रो चेंजेस के अंदर से फिर से दो ग्रुप आ गए, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। अब देखिएगा कि इतनी सारी आइडियोलॉजीज है और ये सबकी सब आइडियोलॉजीज एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, एंड व्हेन दिस आइडियोलॉजीज ट्राई टू स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, इसके कारण आपका जो मूवमेंट है वो वीक हो रहा है। एक ग्रुप था जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट विच वॉज इन द स्वराज पार्टी। इसका मानना यह था कि हमको हिंदू इंटरेस्ट है, जो आपके हिंदू रिलीजन के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड टू प्रोटेक्ट दैट हम लोग वहां पे जो भी ऑफिशियल लाइन होगी सरकार की उसको एक्सेप्ट भी कर देंगे। ओके, तो ये जो ग्रुप था रिस्पॉन्सिविस्ट का, उसके 3-4 लीडर थे जैसे NC केलकर, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे। एसेंशियली इनका मानना यह था कि हम लोग यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आंदोलन चला रहे हैं वहां पे हिंदू हितों की आपकी जो भी रक्षा करनी होगी उसको लेके हम लोग को कटिबद्ध रहना चाहिए, और उसको लेके सरकार के इंटरेस्ट के साथ भी अगर हम लोग को कोइंसाइड करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। अब स्वराजिस्ट का मानना यह था कि हम लोग सरकार के फेवर में तो कुछ जाएंगे नहीं। एक ग्रुप स्वराजिस्ट के अंदर ही उभर के आ रहा है, वो बोल रहा है कि जस्ट फॉर द हिंदू इंटरेस्ट अगर आपको ये सब चीजें कंटिन्यू करनी पड़ेगी तो होगा क्या। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये जो दूसरा जो स्वराजिस्ट जो कोर आइडियोलॉजी थी, अभी एक ही नेता बचा है, वो कौन थे? आपके मोतीलाल नेहरू। क्योंकि CR दास तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू आपके सेक्रेटरी हुआ करते थे, और यहाँ पे एक ग्रुप आ गया, इन्होंने मोतीलाल नेहरू को बोल दिया कि भाई आप तो एंटी नेशनल हो,
बोले आप जो भी चीज़ें कर रहे हो सरकार के फेवर में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हिंदू इंटरेस्ट को साथ में नहीं ले रहे हो। ओके, सो बेसिकली इसको बोला गया है कि आप एंटी हिंदू हो, एंटी नेशनल हो। ये पूरा का पूरा बेस बना के ये जो स्वराज पार्टी थी या स्वराज आइडियोलॉजी था, इसके नाम याद रखिएगा रिस्पॉन्सिविस्ट के। किन किन लोगों को रिस्पॉन्सिविस्ट बोला जाता है? एनसी केलकर, मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय। ओके, तो इन तीनों के तीनों ने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया था, वो था हिंदू इंटरेस्ट और हिंदू रिलीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करने की इन्होंने कोशिश की थी। एंड एज अ रिजल्ट ये जो स्वराज पार्टी थी और स्वराज जो मूवमेंट था जो अच्छा खासा चल रहा था, वो 1925 के आस तक आते 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 यहाँ पे बहुत ही वीक हो जाता है। और 1926 के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं फिर से काउंसिल्स के, वहाँ पे ये पार्टी की तरह ये लोग लड़ते ही नहीं हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये लोग लड़ाई करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इनकी जो रिजल्ट होता है बहुत ही खराब आता है और ये लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा है मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्च 1922 पॉलिटिकल वैक्यूम, गांधी कहाँ गए थे? जेल के अंदर। दिसंबर 1922 गया के अंदर सेशन हुआ, स्वराजिस्ट प्रपोजल को डिफीट कर दिया जाता है। सितंबर 1923 के अंदर यहाँ पे इनका कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉम्प्रोमाइज के अंदर ये चीज क्या बोली गई थी कि दिस विल बी द स्वराजिस्ट विल बी कंटेस्टिंग एज अ ग्रुप विद इन दी कांग्रेस। नवंबर 1923 के अंदर इलेक्शंस हुए, ये लोग अच्छी खासी सीट्स लेके यहाँ पे पावर के अंदर आ जाते हैं। 1924 के आसपास तक आते आते ही इनकी वीकनिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दंगे होते हैं और दंगे को ये लोग रोकने में नाकामयाब रहते हैं। 1925 के अंदर यहाँ पे हमने ये देखा कि सीआर दास की डेथ हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए क्योंकि लीडरशिप वैक्यूम हो रहा है। साथों साथ यहाँ पे स्वराजिस्ट ग्रुप के अंदर भी दो आइडियोलॉजी उभर के आ रही थी, एक रिस्पॉन्सिविस्ट और दूसरा नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, और इसके कारण ही आइडियोलॉजिकल क्लैश हो गए। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश के साथ ये लोग 1926 के अंदर जब इलेक्शंस के अंदर फिर से स्वराज पार्टी के तौर के ऊपर उतरने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इनको रिजल्ट नहीं मिलते। एंड दे फेल्स इन इलेक्शंस एंड नॉट मच contribution was there by the Swarajist except in 1928-29 when they defeated the public safety bill, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है कि पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या हुआ करता था। ओके, सो दिस इज हाउ द मूवमेंट परसीव्ड। आप इस तरह से याद रखने की कोशिश करिएगा।